हाँ जी दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम अपनी एनसीईआरटी 12th क्लास की बुक के चैप्टर डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में शुरुआत करते हैं हम पहली प्रॉपर्टी से। तो क्या है पहली प्रॉपर्टी कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, लेकिन कब? जबकि इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, अगर उसके रो और कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। कैसे? एक हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 2/2 का ही ले लेते हैं, 2, 3, 4, 8, राइट। अब हमने इसकी वैल्यू निकाली सबसे पहले, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? आपको पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे। 2 × 8 16 माइनस 3 × 4 12, कितना आ गया? 4 आ गया। अब हमने इसके रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया, और चेंज करके हमें एक नया डिटर्मिनेंट Δ1 मिल गया, सपोज कीजिए। यानी चेंज क्या करना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, बात समझ में आई? सेकंड रो को सेकंड कॉलम के रूप में। और इसको लिखते कैसे हैं? रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो कैसे लिखते हैं? रो को कॉलम से हमने चेंज कर दिया, आर को सी से हमने चेंज कर दिया। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। कितनी वैल्यू आएगी? 2 × 8 16 माइनस 4 × 3 12, कितना आ गई? 4 आ गया। और डेल्टा की, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आई थी, इस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू 4 है। मींस क्या हो गया? मींस ये हो गया कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहती है। बात समझ में आई? अच्छा, इंटरचेंज, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे मैट्रिक्स में हमें पढ़ा था। हमने कुछ पढ़ा था क्या? जी बिल्कुल पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको पता है कि उसका ट्रांसपोज निकालते थे तो कैसे निकालते थे? ट्रांसपोज हम उसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते थे, यही बात थी ना। तो ठीक वैसा ही है यहां। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू दोनों कैसी होंगी? सेम होती हैं। बात समझ में आई? ठीक है, नोट कीजिए। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, कोई भी 2 रोज को या फिर कॉलम्स को ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, दोनों को, 2 रो या फिर 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। मतलब क्या है? मतलब क्या कह रहा है कि द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, यानी डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। क्या मतलब है इसका? जैसे हमने किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली और वो जो वैल्यू आएगी, सपोज कीजिए 10 आई या 15 आई, कुछ भी समझ लें अपन। अगर हम किन्हीं 2 रो को आपस में चेंज कर देंगे तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो 10 ही रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा? चेंज करने के बाद उसकी जो वैल्यू आएगी वो -10 हो जाएगी। अगर -10 है तो 10 हो जाएगी, 10 है तो माइनस हो जाएगी। कैसे? देखिए, जैसे ये है कोई 2 3 1 0 4 2 1 3 2, ये एक डिटर्मिनेंट है। और मैं 2 रो चेंज करता हूं, कोई सी भी 2 रो चेंज करता हूं, मैं सेकंड और थर्ड को आपस में चेंज करता हूं, यानी R2 और R3 को आपस में चेंज करता हूं। आपको ये तो पता ही है ना कि ये R1 है ना, ये R2 है और ये R3 है। ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 और ये कॉलम C3 है। तो ऐसा नहीं है कि मैं रो को चेंज कर रहा हूं तो आप कॉलम चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, आप कॉलम चेंज कर सकते हैं, रो भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं 2 रो को चेंज कर देता हूं, R2 और R3 को। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। R2 और R3 को आपस में चेंज कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू
201। अच्छा, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। चेंज करना बाद की बात है, पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, बाद में चेंज करते हैं। तो क्या आ जाएगी, वैल्यू निकालते हैं। 2 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 2 जा 6। जीरो के लिए लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, पर लिख देते हैं फिर भी। 3 2 जा 6 माइनस 3 प्लस 1 के लिए 3 2 जा 6 माइनस 1 इंटू 4 4। एक्सपेंशन तो पता है ना, 3/3 का एक्सपेंशन आपको क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइन ये लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये समझ में आना चाहिए। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, आप इसके साइड में लिख लें। अब हमने ये लिख लिया ना, अब क्या करना है। 2 के लिए कौन सा साइन आएगा, प्लस। 0 के लिए कौन सा साइन आएगा, माइनस। और 1 के लिए कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा। वही मैंने किया है, 2 के साथ प्लस, 0 के साथ माइनस और 1 के साथ प्लस का। और पहले, सबसे पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड, दूसरा जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो क्या किया है, 2 के लिए 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो मैंने छुपा लिए। बाकी के जो बचे 4 2 जा 8 माइनस 2 इंटू 3 6, ये। फिर 0 0 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। क्या बच गए, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 3 3। फिर 1 के लिए इसी तरीके से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को दबा दिया। अब कितना आ जाएगा, 3 2 6 माइनस 1 इंटू 4 4। कितना आ गया, ये 8 में से 6 गया 2 2 2 4, ये तो 0 है ही। और 6 माइनस 4 यानी 2 प्लस 2, 6 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, एक इसकी कोई भी 2 रो चेंज कर देता हूं, R2 और R3 को आपस में चेंज कर देता हूं। और सपोज कीजिए ये डेल्टा 2 ले ली, डेल्टा 1 आ गया। अभी कोई साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल R2 और R3 को आपस में चेंज कर रहे हैं। वैल्यू निकाल के देखते हैं कि फिर उस समय वैल्यू जो निकल के आएगी, ये जो चेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या कह रहा है, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज, यानी डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि 6 है तो कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो 201 चेंज कर दीजिए, 1 2 2 3 4 3। अब वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो वैल्यू निकालने के लिए वही साइन इस तरीके से लगाएं आप। जब तक आपको ध्यान नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, आप लिख लें, हर क्वेश्चन में लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 के लिए ये साइन, फिर 0 के लिए माइनस, 1 के लिए प्लस। तो चलिए करते हैं। 2 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, दबा दिया हमने। कितना बचा, 3 2 जा 6 माइनस 8, क्योंकि जब नीचे उतरेंगे तो प्लस, ऊपर चढ़ेंगे तो माइनस। तो 3 2 6 माइनस 4 2 जा 8। फिर 0 के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे, है ना, लेकिन इसमें लिख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 का 3 से 3 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। प्लस 1 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना बचा, 4 माइनस 6, 3 2 माइनस 6। कितना आ गया, 6 में से 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, कितना आ गया, -6 आ गया। मतलब ये +6 है और ये कितना है, -6 है, तो माइनस डेल्टा। तो यही बात हुई थी अपनी कि किसी डिटर्मिनेंट की किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम को चेंज कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो तो सेम होती है, सिर्फ उसका क्या चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। राइट, नोट कीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल मींस दैट इज ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई सी भी 2 रो या फिर कॉलम, ठीक है ना,
आइडेंटिकल हों, यानी उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम हों, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। सपोज कीजिए ये कोई डिटर्मिनेंट है और 2 3 1 1 2 2 1 2 2। हम यहां देख सकते हैं कि देखिए ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है। यहां R1 को छोड़ करके R2 और R3 के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। देखिए 1 1 2 2 2 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। अब देखिए जीरो आती है या नहीं आती है, वेरीफाई करने जा रहे हैं ना। तो चलिए इसका एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन सबको समझ में आता है कि 3/3 का हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो 3/3 का एक्सपेंशन करने के लिए फर्स्ट रो से ही करते हैं जनरली। वैसे तो ये है कि हमें एक्सपेंशन वहां से करना चाहिए जहां सबसे ज़्यादा जीरो हो, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो हो उससे करना चाहिए। लेकिन R1 से भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम R1 से ही करते हैं इसका एक्सपेंशन। तो 2 से 2 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। 2 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो उसको छुपा दीजिए। बाकी क्या बच गए? ये एलिमेंट्स बच गए। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 4 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 3। अब 3 के लिए सेम वही है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 1 2 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 प्लस 1। 1 के लिए देखिए, इसके लिए तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया भाई? 4 माइनस 4 0 इंटू 2 0, 2 माइनस 2 0 0 इंटू 3 0 प्लस 2 माइनस 2 0 यानी 0। तो कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो ये चीज वेरीफाई हो गई कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो अथवा दो कॉलम्स सेम हो, आइडेंटिकल हो उनके एलिमेंट्स, तो यानी दैट इज ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। राइट, नोट कीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कहती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, यानी किसी रो या किसी कॉलम के हर एलिमेंट को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट, यानी जो हमें नया डिटर्मिनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, यानी जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होगा, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो था उसकी वैल्यू का के टाइम्स मिलेगा। मतलब क्या है? देखिए, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये डिटर्मिनेंट है 1 2 1 2 1 3 और 3 2 0। मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। तो वैल्यू निकालते हैं तो आपको बताइए ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और R1 से ही एक्सपेंशन करते हैं हम। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यहां से स्टार्ट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन प्लस, 2 के लिए माइनस और फिर 1 के लिए प्लस। तो 1 के लिए 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में छुपा दिया, बच गया 1 3 2 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का 0 से 0 माइनस 2 इंटू 3 6। अब 2 के लिए माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस 9। राइट, अच्छा, प्लस 1 कितना आ जाएगा? तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 2 2 4 माइनस 3, ये आ गया आपका माइनस 6 और माइनस 2 इंटू माइनस 9 यानी प्लस 18 और प्लस 1। 18 और 1 19, और 19 में से गया 6 तो 13 आ गई। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। अब मैं क्या करता हूं कि इसकी किसी भी रो में, चाहे R1 R2 R3 या किसी कॉलम में C1
C2 C3 किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में एक किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 2 से कर देते हैं, ठीक है। अच्छा 2 से अब रो में करेंगे, कॉलम में करें, किसी में भी करते हैं। चलिए अभी तक हम रो की प्रॉपर्टी लगाते आ रहे हैं, अब हम कॉलम की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो C1 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, हम क्या कर देते हैं C1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमें एक नया डिटर्मिनेंट मान लीजिए डेल्टा 1 मिल गया। तो मल्टीप्लाई करिए 2 का C1 में, 2 4 एंड 6, और बाकी के सबको ऐसे ही रहने देते हैं 2 1 2 1 3 0। मतलब कुल मिलाकर के ये हो गया कि जब हम किसी डिटर्मिनेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से लिखना है हमें, और ये जो 2 का मल्टीप्लाई करके C1 यानी फर्स्ट कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई करके जो डिटर्मिनेंट प्राप्त मिला है हमें, आप ये समझ लीजिए कि नया डिटर्मिनेंट है। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू 2 के लिए, वही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो 0 -6, फिर -2 -2 तो कितना आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम, तो 0 -18 +1, इसके लिए 8 -6 कितना आ गया, -12 और +36 और +2, 36 और 2 38, 38 में से 12 गया तो 26, और ये 13 आया था। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13, और 13 किसकी वैल्यू है, डेल्टा की, यानी इस वाले डिटर्मिनेंट की, जो पुराना वाला डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू है। तो बात क्या निकल करके आई, बात ये निकल के आई कि डेल्टा 1 = 2 डेल्टा, मतलब इस डिटर्मिनेंट, जो पुराना डिटर्मिनेंट था हमारा डेल्टा, उसकी जो वैल्यू थी, फिर हमने उसके बाद किया गया कि नया उस डिटर्मिनेंट के C1 कॉलम में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुराने डिटर्मिनेंट की वैल्यू का कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, 2 टाइम्स मिल गया। 3 का मल्टीप्लाई करते 3 टाइम्स हो जाता, 4 का मल्टीप्लाई करते 4 टाइम्स हो जाता, 6 का मल्टीप्लाई करते 6 टाइम्स हो जाता, ठीक है। अच्छा अब देखिए एक चीज, इस प्रॉपर्टी से एक चीज और निकल करके आती है। क्या निकल करके आती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई डिटर्मिनेंट इस तरीके से है, ये डिटर्मिनेंट है, और इसमें हम ध्यान से देखें ना, तो इस R2 में से, ये R2 के एलिमेंट्स हैं, और इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं, देखिए 4 6 10 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग 2 एज कॉमन फ्रॉम R2 में से ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 2 3 2 3 5, 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 बच गया, 6 में से लिया तो 3, 10 में से लिया तो 5, 2 3 1। मतलब कहने का यह है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट में से, उस डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कोई नंबर कॉमन आ रहा है, कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है तो हम ले सकते हैं। कोई फैक्टर अगर कॉमन आ रहा हो तो हम उसे ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमें एक चीज और मिलती है। क्या मिलती है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट इस तरीके से है 1 2 3 2 4 6 1 5 3, इस तरीके से है। किस तरीके से है कि उसकी कोई सी भी 2 रो या 2 कॉलम्स, कोई से भी 2 रो या 2 कॉलम्स के एलिमेंट्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हों, यानी सेम रेशियो हो। सेम रेशियो कैसे हो, जैसे 1 और 2 का रेशियो, 2 और 4 का रेशियो, 3 और 6 का रेशियो सेम होना चाहिए। 1 और 2 का 1:2, 2 4 का 1:2, 3 6 का भी 1:2 हो गया। तो मतलब कह सकते हैं ये कि कोई टाइम्स हो, जैसे इसके जो एलिमेंट्स हैं और R2 के जो एलिमेंट्स हैं, वो R2 जो है वो R1 का 2 टाइम्स है।
मतलब ये समझ लीजिए। तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये हम इसी प्रॉपर्टी से निकालते हैं। अब आप इसे 0 कैसे होती है, ये 0 आप निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? ये 0 आप इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। आप देखिए, आप खुद ही वेरीफाई करना कि ये 0 आती है या नहीं आती है। तो समझ गए ना कि क्या है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो। तो किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो फिर वो पूरा 0 हो जाएगा ना। किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उस डिटर्मिनेंट की, यानी जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा हमें, उसकी वैल्यू पुराने डिटर्मिनेंट के टाइम्स बढ़ जाएगी। के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, यानी के टाइम्स हो जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी, हो जाएगी। आगे बात समझ में? नोट कर लीजिए। हाँ जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, उन्हें सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, टू टर्म्स या ज्यादा टर्म्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट एक्सप्रेस कर रखा है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स, यानी उस डिटर्मिनेंट को हम दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे A1 प्लस K1, A2 प्लस K2, A3 प्लस K3, और इधर है ये B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3 दिस। अब देखिए, ये जो टर्म है इसकी R1 जो है, R1 जो है वो दो टर्म्स के सम है, सम ऑफ टू टर्म्स, A1 प्लस K1, A2 प्लस K2, A3 प्लस K3। तो मतलब जो R1 है, R1 के जो एलिमेंट्स हैं वो सम ऑफ टू टर्म्स हैं, दो टर्म्स का सम है। तो हम इसे दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप जो पहली टर्म और इन सबको ले लीजिए, है ना। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा A1, B1 और C1। फिर इस तरीके से, मतलब फर्स्ट टर्म लेनी है सारी हमें, A2, B2, C2, सिमिलरली A3, B3 एंड C3। अब प्लस, क्योंकि सम है तो बीच में प्लस का साइन। अब ये सेकंड टर्म को ले लेंगे, जैसे इसका K1, B1, C1, K2, B2, C2, K3, B3, C3। तो K1, B1, C1, K2, B2, C2 एंड K3, B3, C3। और अगर सपोज कीजिए तीन टर्म्स होती, सम ऑफ थ्री टर्म्स होता, इसमें अगर मैं लैम्डा प्लस लैम्डा 1 भी लिख दूं, है ना, यहां लिख दूं प्लस लैम्डा 2 और यहां लिख दूं प्लस लैम्डा 3, तो हम एक और डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। यानी तीसरा तीन सम ऑफ थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स का सम है तो तीन डिटर्मिनेंट के रूप में चेंज कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? लैम्डा 1 B1 B2, लैम्डा 2 C1, सॉरी A1 नहीं, K1 B1 C1, तो यहां क्या आ जाएगा? C1 आ जाएगा। लैम्डा 2 B2 C2, लैम्डा 3 B3 C3। तो इस तरीके से जितनी कोई भी रो या कोई भी कॉलम जितनी टर्म्स के सम में होगा, उसे हम उतने ही डिटरमिनेंट के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? नोट कीजिए। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो क्या है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्विमल्टीप्लाइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, मतलब
कि अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स में किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स में किसी से मल्टीप्लाई करके यानी उसके मल्टीपल्स को, है ना, ऐड किया जाता है, तो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम, यानी उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन। अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ये ऑपरेशन हम, आपको ध्यान होगा कि मैट्रिक्स में जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था हमने, तब हमने इन ऑपरेशंस को इस्तेमाल किया था, बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था, और इक्वल का साइन लगा करके जाते थे। इसका मतलब क्या था कि वो जो वैल्यू है वो सेम आती थी। लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, तो देखिए मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। क्या ले लिया कि A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये डिटर्मिनेंट ले लिया, और मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूं R1, चाहे रो की अपन एप्लीकेशन, रो का ऑपरेशन अप्लाई करें या कॉलम का ऑपरेशन अप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं रो में कर देता हूं, ठीक है। तो रो में जैसे R1 में मैंने क्या किया, अच्छा लिखते समय आपको ध्यान देना है, इसमें विशेष तौर से ध्यान देना है। R1 में अप्लाई कर रहे हैं तो यहां भी R1 लिखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये करना चाहते हैं कि R2 या R3 में, R2 या R3 में, चलिए R2 ले लेता हूं मैं। R2 में K का मल्टीप्लाई करता हूं, आई बात समझे, और R1 में प्लस कर देता हूं, R1 में प्लस कर देता हूं, यानी R1 यहां है तो R1 यहां आएगा। R2 में K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो वैल्यू निकल करके आएगी, जो वैल्यू आएगी इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद, वो कहां लिखी जाएगी, R1 में लिखी जाएगी। मैं इसको यहां डेल्टा 1 सपोज कर लेता हूं। क्या आ जाएगा, देखिए A1, इसमें K का मल्टीप्लाई करिए KB1 और इसमें ऐड करिए, यानी R1 हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, R1 प्लस K R2 अप्लाई कर रहे हैं। तो R1 एलिमेंट कितना है, A1 है, प्लस K, R2 एलिमेंट कितना है, B1 है, तो कितना आ गया, A1 प्लस K B1, A1 प्लस K B1। इसी तरीके से सिमिलरली A2 प्लस K B2, यहां भी A3 और इसमें K का मल्टीप्लाई करिए, A3 प्लस K B3, बाकी सब एज इट इज आता जाएगा। तो B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये आ गया B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब वो कहता है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। अब कैसे मान लें सेम रहती है, कैसे मान लें कि इस डेल्टा 1 और डेल्टा दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो चलिए हम इसी को अब निकालते हैं, इसी को चेक करके देखते हैं कि क्या वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। तो इस डेल्टा, यानी जो अपना पुराना वाला जो डिटर्मिनेंट है उसको मैंने 1 सपोज कर लिया। अब देखिए डेल्टा 1, अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स 2 या मोर देन 2 टर्म्स के सम में हो, तो हम उसे जितने टर्म्स के सम में होता है उतनी ही डिटर्मिनेंट में उसे चेंज कर देते हैं। तो ये 2 में है, 2 डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा, पहला A1 B1 C1, A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, A2 B2 C2, और थर्ड A3 B3 C3, A3 B3 C3, प्लस अब सेकंड टर्म से ले लेते हैं KB1 B1 C1, KB1 B1 C1, KB2 B2 C2, KB3 B3 C3। देखिए ये क्या है, ये तो अपना यही है डिटरमिनेंट मेन, तो मैं इसको डेल्टा लिख देता हूं, प्लस इसमें से अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इससे जस्ट पहले कि अगर किसी रो या कॉलम में से
कोई फैक्टर कॉमन आ रहा हो तो हम ले सकते हैं। ध्यान रखिए, मैट्रिक्स में नहीं था ऐसा। मैट्रिक्स में तो क्या था कि या तो हम पूरी मैट्रिक्स में से लेते कॉमन या नहीं लेते, लेकिन यहां क्या है कि यहां डिटर्मिनेंट में हम किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में से कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है तो हम ये ले सकते हैं। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है? के कॉमन आ रहा है। फर्स्ट रो में से के हमने ले लिया, क्या बच गया? B1 B2 B3। फिर सेकंड रो B1 B2 B3। फिर थर्ड रो C1 C2 C3। दो रो इक्वल हैं, फर्स्ट और सेकंड रो दोनों कैसी हैं? इक्वल हैं। तो जब दो रो के एलिमेंट्स, रो इक्वल का मतलब यह है कि रो के जो एलिमेंट्स हैं, R1 के एलिमेंट्स हैं और R2 के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये कितना आ गया? डेल्टा प्लस के इंटू 0, यानी डेल्टा आ गया। तो आपने देखा कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में, यानी इस डिटर्मिनेंट में हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 में क्या किया है कि R2 में k का मल्टीप्लाई करके हमने R1 में प्लस कर दिया है, R1 के एलिमेंट्स में, तो हमें एक नया डिटर्मिनेंट मिल गया। हम ये कहते हैं कि भाई इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, डेल्टा की और डेल्टा 1 की। तो हमने क्या किया? डेल्टा 1 को वेरीफाई किया कि भाई इस डेल्टा के इक्वल आएगी भी कि नहीं आएगी। तो हमने इसको, ये जो फर्स्ट रो है वो दो टर्म्स के सम के रूप में है, तो हमने दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया, दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख दिया। इसके बाद इसमें से फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है के, हमने के ले लिया कॉमन, और इसकी दो रो यानी फर्स्ट R1 और R2 दोनों सेम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो क्या गया? डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हम जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, यानी सेम रहती है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में एक चीज ध्यान रखें आप कि इससे पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम किसी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतने ही टाइम्स हो जाती है। तो ध्यान रखिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डिवाइड भी करेंगे। यानी जैसे हमें अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का डिवाइड भी करेंगे यहां, पहली बात। दूसरी बात क्या है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने जैसे यहां R1 में एक स्टेप में इसमें हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया है, R1 प्लस के R2। हम 3/3 के डिटर्मिनेंट में दो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं एक साथ, लेकिन दोनों रो के होंगे या दोनों कॉलम के होंगे, ऐसा नहीं कि एक रो और एक कॉलम का हो जाए। इसमें विशेष सावधानी रखनी है आपको। क्या रखनी है कि जैसे यहां R1 आ गया है, R1 में हमने अप्लाई कर दिया, तो अब R1 का इस्तेमाल आप आगे मत करना। जैसे R2 में आप अप्लाई कर सकते हैं, R2 में तो अप्लाई कर सकते हैं, R3 में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन R2 में जैसे ये लिखें, हमने R1 को ये लिखा है ना, और मान लीजिए मुझे R3 में लगाना है, तो मैं R3 में इस तरीके से नहीं लगाऊं, R3 प्लस लैम्डा R1, क्योंकि R1 में हम अप्लाई कर चुके हैं और R1 को अब हम यहां लिखते हैं, तो हमसे गलती हो जाएगी, इसलिए इन चीजों से बचें। हालांकि हम अप्लाई कर सकते हैं, पर आप इन चीजों से बचें। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7। लेकिन मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपसे अभी प्रॉपर्टी जब 6 बताई थी तब कहा था कि जैसे हमने R1 में एक प्रॉपर्टी लगाई, यानी ऑपरेशन अप्लाई किया, क्या कि R1 प्लस के R2, ये बात थी ना। तो मैंने ये कहा था कि अगर हमें एक इसी स्टेप में कोई अन्य प्रॉपर्टी ऑपरेशन लगाना हो, ऑपरेशन क्या लगाना है, जैसे R3 में लगाना है ना, तो हम R1 को वापस से यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं, मतलब कैसे यूज नहीं करना है, हमें इस तरीके से यूज नहीं करना है, इससे बचना है, क्योंकि गलती होने की संभावना रहती है। अब आपसे गलती क्या हो सकती है अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं? तो हम जब इस्तेमाल करेंगे तो R1 क्या होता है, हमारे पास ये जो है एलिमेंट्स R1 के, है ना, हम इनको इस्तेमाल करेंगे, ये गलती हो सकती है हमसे।
हमें क्या करना होगा, अगर आपको इस्तेमाल करना ही है कि नहीं नहीं मुझे तो इस्तेमाल करना है, तो हमें जो इस R1 का इस्तेमाल क्या होगा, इस R1 का इस्तेमाल तब, मतलब ये वाले जो एलिमेंट्स आएंगे, ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो R1 आएगा वो एलिमेंट होंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इस ऑपरेशन में, जैसे आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो R1 में अप्लाई कर दिया तो R1 को उसी स्टेप में, अगले स्टेप में तो कर सकते हैं लेकिन उसी स्टेप में करने से बचें, क्योंकि गलती होने की संभावना रहती है। बात समझ में आ गई ना, कि हम क्या करेंगे, R1 को हम जो पुराना वाला जिसमें डिटरमिनेंट होगा ये, इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे, जबकि इनका यूज नहीं करना है। हमें किसका यूज करना होगा, अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करना है तो जो हमने R1 में ऑपरेशन अप्लाई किया है उसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो यहां इस्तेमाल होंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि आप इससे बचें। चलिए खैर कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल से इस पर डिस्कस करेंगे। अब आइए, 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट, हर एलिमेंट जीरो के रूप में हो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। इसका मतलब क्या है कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी होगी, जीरो होगी। कैसे, देखिए जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया डेल्टा 2 3 5 0 0 0 1 2 6। अब जब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, जीरो आएगी। ये आपको निकालनी है। ये किसको निकालनी है, आपको निकालनी है, आपको वेरीफाई करना है। बात समझ में आई। अब 8th देखिए, ये अच्छी प्रॉपर्टी है। क्या है, अच्छी क्यों है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अपन डायरेक्ट कभी जब ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन करते हैं तो इस्तेमाल कर लेते हैं इसका, कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ईच एलिमेंट ऑफ वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो, जीरो है, then the value of the determinant is the product of the diagonal elements। तब उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगी। कैसे होगी, चलिए देखते हैं। मैं एक डिटर्मिनेंट बनाता हूं 2 0 0 1 5 0 3 2 6। बात समझ में आ रही है। ये हो या फिर कौन सा हो, ये भी हो सकता है डेल्टा 1। चलिए पहले अपन इसी का निकालते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा, 2 के लिए सॉल्व करिए तो 2 के लिए कितना आ जाएगा, 5 6 30 माइनस 0 30 माइनस 0 माइनस 1 है ना, माइनस 1। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना आ जाएगा 0 0, राइट। अब 3 प्लस 3 के लिए ये रो और ये कॉलम 0 0, कितना आ गया 236 60, और ये तो 0 हो ही गया। अब देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, इसके डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, इनका मल्टीप्लाई करिए 2 5 6, कितना आ गया 2 5 10 10 6 60। बात समझ में आई। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स या ऊपर के एलिमेंट्स सभी जीरो हों तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है, प्रोडक्ट के इक्वल होती है। मैं कह रहा था कि चलिए एक और देखते हैं, वो उस जैसे ये डेल्टा 1 है 3 5 और ये 6 है ना, 0 0 7, और ये हो जाएगा 0 1, नहीं यहाँ तो आएगा एलिमेंट 2, और इसको कर देते हैं 0 और ये हो गया 6, ये हो गया। ठीक है, यानी इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से ऊपर के सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 हैं। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग
जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द प्रिंसिपल इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब डायरेक्ट निकालें तो कितना आ जाएगा भाई, 3 2 6, कितना हो गया, 3 2 6, 6 36, और एक्सपेंड करके किसी भी रो या किसी कॉलम से एक्सपेंड करके आप निकालेंगे। नोट कीजिए।